तो लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 7 के गणित प्रकाश के पैराग्राफ नंबर 3.8 यानी कि यह पैरा आपका अध्याय 3 के अंदर दिया गया है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 78 से लेकर 80 के बीच के क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट करवा दिए थे। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए थे और यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये अंक आपको दिए गए हैं 1, 4, 0, 8, 6 के उपयोग से निम्नलिखित संख्याएं बनाइए। आपको इन अंकों का उपयोग करते हुए संख्याएं बनानी है। 30 के निकटतम दशमलव संख्या। अब आपको इन्हीं अंकों का उपयोग करना है 1, 4, 0, 8 और 6। इन नंबरों का उपयोग करते हुए 30 के निकटतम संख्या बनानी है और वो भी कैसी, दशमलव की संख्या बनानी है। तो आप ए वाले के आंसर में लिख सकते हैं, वो संख्या आपकी हो जाएगी जो 30 के निकट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 30 के निकटतम दशमलव संख्या। ठीक है, 30 के निकटतम दशमलव संख्या क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा हमारा अंक 1 है, तो 1 और 4 से स्टार्ट करें या 1 से, तो 4 से यदि स्टार्ट करें तो 40 बनता है जो 30 के निकट है, और 1 तो जो है 10 बन जाएगी, तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 4 से, तो 4, 0 पॉइंट। अब इसके बाद आप कुछ भी नहीं रख सकते, आप यहाँ 8 रखेंगे तो और दूर हो जाएगी। 4, 0 मतलब 40, दशमलव 1, 6, 8, ये आपके बिल्कुल 30 के निकटतम संख्या है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 1, 0, दशमलव 4, 6, 8 ऐसे रखें, तो ये 30 से काफ़ी दूर है और ये 30 के काफ़ी नज़दीक है, ये 10 अंक दूर है मात्र। ठीक है, 30 के 10 अंक दूर है, वो 30 अंक दूर हो गई। 8 से स्टार्ट करें तो आपकी 50 अंक दूर हो जाएगी, 60, 30 अंक दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बना बना के देख सकते हैं, तो निकटतम आपको यही मिलेगी फाइनली। यह आपका होता है ए वाले का आंसर। ठीक, चलिए बी वाला देखते हैं। 100 और 1000 के बीच संभव न्यूनतम दशमलव संख्या। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, छोटे हैं लेकिन लॉजिकल है। 100 और 1000 के बीच संभव न्यूनतम दशमलव संख्या लिखना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 100 और 1000 के बीच न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी, न्यूनतम दशमलव संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आपकी संख्या आ जाएगी 100 और 1000 के बीच में। तो इन्हीं अंकों का उपयोग करना है, तो ये 104 बहुत नजदीक है 100 के। ठीक है, 100 के नजदीक है, इनके बीच की न्यूनतम छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी हम कोशिश करेंगे कि 100 के करीब करीब की बन जाए। हमें लेना है 100 और 1000 के बीच, लेकिन 100 से स्टार्ट करता हो, सोचते हुए जाना 100 के, तो हम 1 लेके 0 लेके 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई 3 अंकों की, इसलिए हमने 3 अंक लिए। और इसके बाद दशमलव 6, 8, 3 अंक हमारे लेना मजबूरी है, क्योंकि 100 आपका 3 अंक में, और इससे आगे बढ़ना है तो आपको 3 अंक लेना ही होंगे। ठीक है, तो एक तो 1 हो गया, इसके बाद 0 और उसके बाद 4। अब इसके बाद अब कुछ रास्ता नहीं बचता है, तो 104 ही 100 के नज़दीक है, तो 104.68, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे अमूमन पूछे जाते हैं। क्या अधिक अंकों वाली एक दशमलव संख्या एक कम अंकों वाली दशमलव संख्या से सदैव बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है। इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि यह आवश्यक नहीं है।
क्या आवश्यक नहीं है कि अधिक अंकों वाली संख्या दशमलव में अगर है तो कम अंकों वाली से बड़ी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद आप 50 बार लिखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम साथ में देते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 0.9, ठीक, या दोनों में लिखते हैं, या 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने अंक लिख दिए मैंने इसमें। अब आप बताइए दोनों में ज्यादा अंक किसमें है? तो इसमें ज्यादा है, बड़ी कौन सी है? तो दोनों में जो बड़ी संख्या है, क्या है? बड़ी संख्या, वो क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी 0.9 है, ठीक। तो बड़ी संख्या आपकी ये वाली है, ना कि ये वाली। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 9 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ दोनों में 0 है, और जिसमें बड़ा अंक आ जाएगा वहीं पर एंड हो जाएगी वह संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। या 9 और 1 की तुलना करेंगे तो यहाँ 9 आपकी बड़ी है, बात खत्म होती है। इसके बाद चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है। माही 0.25 किलोग्राम फलियां, ठीक, 0.3 किलोग्राम गाजर, ठीक, 0.5 किलोग्राम आलू और इतना किलोग्राम शिमला मिर्च और इतने किलोग्राम अदरक खरीदा। उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का कुल भार। तो हम क्या करेंगे? कुल भार निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कुल भार। क्या निकालना है? कुल भार। तो कुल भार निकालने के लिए आप किसको इसको जोड़ देंगे? 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 5 वस्तुएं उसने खरीदी और ये सब क्या है? किलोग्राम में है। ओके, चलिए अब इसका टोटल लगा देते हैं। तो टोटल कैसे लगाते हैं आप? टोटल ऐसे लगाते हैं, अब आपको योग लगा के मैं दिखा देता हूँ। 0.25, 0.3, 0.5, ये 0 लगाते जाइए। इसके बाद 0.2, फिर 0, फिर 0.05। अब इनका टोटल लगा दीजिए, ठीक है। अब ठीक जमा लिया, अरेंज कर लिया, ये हो गया 2 5, ये 3, ये 5, उसके बाद 0 लगा दिए हमने अपने मन से, ये 0 लगा दिए और 0.5। अब आप 5 और 5 10 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक, जिसकी हासिल में 1 आ गई। 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12 और 1 होता है यहाँ पर 13, और ये दशमलव और ये 1। तो फाइनली आंसर में हम क्या लिख सकते हैं इसके, कि इसका योग कितना आएगा? 1.3 किलोग्राम। यह आपका हो जाएगा आंसर। 1.3 किलोग्राम इसका योग हो गया। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम और 300 ग्राम, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। 1.3 किलोग्राम का मतलब होता है कि 1 तो किलोग्राम है और 300 ग्राम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। लॉजिकल तो नहीं है, लेकिन दशमलव का जोड़ घटाव का जरूर है। पिंटू प्रथम 3 दिनों में दूध की डेयरी को 3.79 लीटर, फिर इतना लीटर और फिर इतना लीटर दूध की आपूर्ति करता है। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं कि प्रथम 3 दिनों में क्या है? दूध की मात्रा कितनी कितनी है? दूध की मात्रा है 3.79 प्लस 4.22 प्लस 4.25 लीटर। तो ये इन सभी का यदि हम जोड़ करेंगे, ठीक है, अभी जोड़ की आवश्यकता लगेगी, कर लेंगे। 6 दिनों में वह 25 लीटर दूध की आपूर्ति करता है, और 6 दिनों में 6 दिनों में
दूध की मात्रा। अब वो 6 दिनों में कुल दूध कितना देता है? 25 लीटर। 25 लीटर तो कुल देता है और 3 दिनों में इतना। तो पूछा है कि 3 दिनों में दूध की आपूर्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बाकी के अंतिम 3 दिन, तो प्रथम 3 दिन तो ये हो गए और 6 दिनों के कुल 25 लीटर है। तो आपको क्या करना है? इसका योग लगा के 25 लीटर में से घटाना होगा। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ 9, यहाँ 2 और यह 5। कितने हो गया? 5 और 2 7 और 9 आपका 16। ये हो गया 16। 9 और 2 11 और 5 16। 16 हासिल 1, 2 2 4 और 7 11 और 1 12। तो ये हो गया आपका। फिर दशमलव यहाँ आ जाएगा। हासिल का 1 आता है 4, 4 8 और 3 आपका 11 और 1 आपका 12। तो 12.26 लीटर इतना आपका टोटल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अंतिम 3 दिन के निकालना है। तो आप लिखेंगे अंतिम 3 दिवस में दूध की मात्रा। यहाँ पर पेन बहुत फिसलता है स्क्रीन के ऊपर, इसलिए जो है इस प्रकार से ये हिंदी गड़बड़ हो जाती है। तो अंतिम 3 दिवस में दूध की मात्रा निकालने के लिए 25 में से आप घटाएंगे 12.26। ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा टोटल। पहले घटा लेते हैं इसको एक तरफ। तो यहाँ आप 25 में से इस प्रकार से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम घटा देते हैं इसको। पहले आपके लिए इस बॉक्स में घटा देते हैं। तो 25.00 में से आप माइनस करेंगे 12.26 को। ठीक है, ये माइनस किया। 10 में से 6 गए तो 4 बचे। यहाँ 9 में से आपके 2 गए तो 7 बचे, दशमलव आ गई। यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 2 में से आपका 1 गया तो 1 बचा। आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, 4 और 6 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2। तो फाइनली आपका आ जाता है 12.74। 12.74 लीटर इतना दूध अंतिम 3 दिवस के अंदर आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी पैटर्न का है, बढ़िया क्वेश्चन है। टिंकू का भार जनवरी में। तो आपका जनवरी के अंदर, जनवरी में भार, टिंकू का जो भार था जनवरी में कितना दिया गया है? 35.75 किलोग्राम। ठीक। फरवरी में, फरवरी में भार, आपको फरवरी में भार दिया गया है 34.50 किलोग्राम। अब आप बताइए उनके भार में वृद्धि हुई या कमी। अब आप बताइए कि जनवरी में भार ज़्यादा था या फरवरी में भार ज़्यादा है। तो यहाँ 35 है, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ 35 है और यहाँ 34 है। मतलब जनवरी में भार ज़्यादा था, फरवरी में भार उसका कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो कितना कम हुआ है? ठीक है, हम लिख सकते हैं कि भार में कमी आई है। हम क्या लिखेंगे? भार में कमी। ठीक है, और वो उसको निकाल के यहाँ लिख देंगे। अब कमी निकालने के लिए क्या करना होगा? 35.75 में से माइनस करेंगे 34.50। ठीक, 5 का 5 ही 5, 7 में से 5 गए तो 2, दशमलव ऐसी 5 में से 4 गए तो 1 0, 1.25, 1.25 किलोग्राम की कमी आई है जनवरी से फरवरी में। क्लियर एकदम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 2027 की जो एग्जाम हो इसमें आ जाए और 26 की में भी पूछा जाए हाफ ईयरली के अंदर। ओके, चलिए पैटर्न है आपका यहाँ पर 5.5 से 6.4, फिर 6.39, 7.29, 7.28, 6.18 और 6.17 का आगे विस्तार कीजिए। अब आपको पैटर्न समझना है कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। 5.5 से आपका 6.4 कैसे आ गया। ठीक, तो ये कैसे आया, इनमें क्या हुआ?
तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, माइनस करके देखेंगे। ठीक है, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। 6.4 में से माइनस करेंगे 5.5 को, तो यह आपका आएगा 14 में से 5 गए तो 9 बचे दशमलव और ये आपका 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस में है, ये क्या है, प्लस हुआ। ये आप इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर हुआ है प्लस 0.9, समझ लेना बात को। इसके बाद इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, तो 6.4, ठीक है, 6.39। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 6.4 है कि 6.39 है, तो 6.4 बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 6.4 बड़ी है और इसमें से 6.39 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा है आपके पास 0.01, 0.01। अब आप बताइए इससे ये वाला कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो ये आपका माइनस हुआ है। यहाँ 6.4 बड़ी है, उससे छोटी, यहाँ छोटी से बड़ी हुई थी संख्या, यहाँ प्लस हुआ था और यहाँ हुआ है माइनस 0.01 का। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो फिर से आपको वही मिलेगा 6.39 और 7.29। तो इसके अंदर आपको सीधी सीधी वृद्धि 0.9 की है, यानी कि प्लस 0.9। पैटर्न पकड़ में आ चुका है हमारा कि एक बार इतना प्लस, फिर एक माइनस, फिर इतना प्लस, फिर एक माइनस। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं, तो यहाँ हो गया आपका, इससे ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अब क्या आएगा, अब आएगा आपका प्लस। ठीक है, अब आपका आएगा यहाँ पर प्लस 6.17, 6.17। तो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। यह आपका 5.5, ठीक, 5.5, इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ है 0.9। ठीक, इससे आगे बढ़े तो आपका 6.4 है। तो ये 6.4 कैसे आया, लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म में आपने इस टर्म में माइनस किया 0.01 को। ठीक है, इसमें आपने प्लस किया तो ये आ गया, इस टर्म में माइनस किया तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 6.39। अब 6.39 में आपने प्लस किया 0.09, तो आपको मिली नेक्स्ट टर्म क्या, 7.29। अब 7.29 में आपने माइनस किया 0.01, तो अब आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 7.28। ठीक, 7.28 में अब आप करेंगे प्लस 0.9। ठीक, सॉरी यहाँ 0.9 हो गई थी, इसको 0.9 नहीं है, ये सिर्फ 9 है। ठीक है, 0.9 है ये। ठीक है, अब बराबर चल रहे हैं, ये 0.9 आ गई। इसके बाद इसमें आप प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगी 8.18, ये आ गई। ठीक है, इसके अंदर आप अगेन माइनस करेंगे 0.01 को, तो आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मिल जाएगी 8.17। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपकी मैंने टर्म दिखा दी है। प्रश्न में साथियों थोड़ी सी गलती है। ठीक है, 7.28 के बाद 8 ये इसमें प्लस 9 करने के बाद 8.18 आएगा, ये आपका 8 है, इसको 8 आप कर लेना। ठीक है, ये 8.18 है, तब जाकर ये आएगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर इसमें ये वाला माइनस होगा तो 8.17 आ जाएगा, तो ये आपका 8.17 है। ठीक है, चलिए इससे आगे यदि बढ़ें, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या विस्तार होगा, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका कैसा आया, नेक्स्ट टर्म आपका मिला है यहाँ पर प्लस करने से, प्लस 0.9 से आपका नेक्स्ट टर्म मिलता है 9.07। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हो गई, अब एक और निकाल देते हैं। चलिए इसके अंदर एक और निकाल देते हैं, तो ये आपकी हो गई। इसके अंदर हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस होगा आपका, कितना माइनस है, ये आपका है माइनस 0.01। इस प्रकार से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी
0.01 को अब हम करते हैं इसमें से माइनस 0.01, तो फाइनली आपका 9.6, यहाँ से एक कम हो जाएगा तो 9.06 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाता है। तो ये आपको करना, आगे का विस्तार कीजिए, तो विस्तार हमने कर दिया। इसको समझना भी है, या थोड़ी सी आपकी बुक में गलती है, इसे सुधार लेना। और हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से एक बार मिलान कर लेते हैं, तो मुझे तो कहीं गलती दिख नहीं रही है, और कहीं दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है कितने मिलीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो आपको यह बताना है कि कितने मिलीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इन यूनिट की किस यूनिट में कितनी यूनिट होती है ये समझ में आना चाहिए, और कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपका अरेंजमेंट इस प्रकार से रहता है कि सबसे बड़ी यूनिट इसके अंदर आपकी किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर नहीं होती, किलोमीटर से चेंज होकर मीटर होती है, और मीटर से फिर चेंज होकर मिलीमीटर होती है। तो आपका होता है यहाँ पर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर। ठीक, और 1 मीटर के अंदर होता है 1000 मिलीमीटर। अब आपको किलोमीटर से मिलीमीटर चेंज करना है, यानी कि 1000 का 1000 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब इसे ऐसे समझिए, अब आपको बिल्कुल डिटेल में दिखा देता हूं मैं। 1 किलोमीटर हमें क्या करना है, किलोमीटर बनता है, 1 किलोमीटर बनता है कितने मिलीमीटर में, तो 1 किलोमीटर लेके चलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर ये आपका हो गया 1000 मीटर। तो 1000 गुणित 1 मीटर, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, 1000 गुणित 1 मीटर। अब 1 मीटर की क्या वैल्यू है, 1 मीटर की वैल्यू है 1000 मिलीमीटर। तो आप 1 मीटर की जगह 1000 मिलीमीटर रख दो, तो ये आपका हो गया 10,000, सॉरी 1000 ये, और 1000 ये। अब 1000 मीटर की जगह हमने रख दिया 1000 मिलीमीटर। फाइनली हम किलोमीटर से चेंज होकर मिलीमीटर में आ चुके हैं। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, 6 जीरो, तो 1 2 3, 1 2 3, ये आपकी हो गई मिलीमीटर। इतने मिलीमीटर होते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 3 और ये 2 जीरो और 2 अंक, तो यहाँ सीधे सीधा 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो आपका यहाँ पर वीडियो की लेंथ 23 मिनट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं।